से हैं आप लोग। मुझे आपके एक दो चीज़ों पे ओपिनियन चाहिए था। तो पहला तो कि भाई आपको ये लैंडस्केप मोड ठीक लग रहा है, मैं इसी में कंटिन्यू करूं, मतलब ऐसे मैं आपको पढ़ाऊं, या फिर पोर्ट्रेट मोड ही ठीक रहेगा आपके लिए। तो पहला ये, और दूसरा कि आपको क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है वीडियोज़ में। अगर दिक्कत आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मिनट की वीडियो है उसे लिंक कर दूंगी, जिससे आप क्वालिटी अपग्रेड करके देख सकते हैं वीडियोज़, क्योंकि अभी सबकी क्वालिटी ही गिरी हुई है ड्यू टू कोरोना वायरस, ज़्यादा बर्डन आ रहा है यूट्यूब पे। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज दैट मैं सोच रही हूँ विजन पीटी 365 स्टार्ट करने की सीरीज। सो डू लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, या और कोई अगर आपका सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, क्योंकि मैं इसलिए स्टार्ट करना चाहती था कि प्री से पहले आपका एक होलिस्टिक चीज़ थोड़ा कवर हो सके ना। तो बताना मुझे अगर कोई ऐसा सोर्स आप चाहते हो मैं कवर करूँ। ठीक है, विद दैट नोट लेट्स बिगिन। हाँ, और एक और इन्फॉर्मेशन की जो 16-17 का एनालिसिस था वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी, बट मैं अपना फ़ोन में से रिमूव करी थी, सो इट गॉट डिलीटेड, सो इट विल कम इन सम टाइम, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सो 18 अप्रैल का मैंने इसलिए पहले अपलोड कर दिया ताकि आपको डिले ना हो। ओके, सो विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद जीएस पेपर 2 का एनालिसिस। स्पेशल ड्राइंग राइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट से रिलेटेड कि भाई क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको आईएमएफ के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, छोटा छोटा करके बताती हूँ, फिर सारी चीज़ें हम कनेक्ट करेंगे। तो आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये कब बना था? 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बनी थी। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में बना था। एंड हमने कब ज्वाइन किया था इंडिया को? इंडिया ने 1945, एक साल बाद हमने ज्वाइन किया। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मेशन 1945 में हुआ, हमने देख लिया। ठीक है, पर्पस क्या था इसका? अगर देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन मतलब पैसे वाला कॉर्पोरेशन से रिलेटेड तो करेगा ही, बट अगर ऑप्शन में आ जाए इंटरनेशनल ट्रेड करवाता है या नहीं फैसिलिटेट, तो आपने टिक करना है, बिकॉज इट फैसिलिटेट्स। इसके ये विकीपीडिया में साफ साफ लिखा है, सो यू नीड टू मेंशन दैट। ओके, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। मेंबर्स कितने? 189 कंट्रीज, तो सारे कंट्रीज नहीं है इसके मेंबर। ठीक है, एंड यहाँ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी यूनाइटेड नेशंस है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आईएमएफ यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, फिर है आईएमएफ कोटास के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आईएमएफ कोटास क्या होते हैं? कोटास क्या चीज़ है कि भाई क्या कोटास, ठीक है, हर एक कंट्री, जैसे 189 मेंबर कंट्रीज है ना, उनको कोटाज एलोकेट होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर जीडीपी। ठीक है, उनके पास कितना फॉरेन रिजर्व्स है। ठीक है, तो उसके बेस पे उनको कोटाज मतलब एलोकेट होते हैं। ठीक है, तो जितने उनको कोटाज मिलेंगे उतना ही उनको आईएमएफ में फंडिंग करना पड़ता है। ठीक है, जितना उनको कोटा एलोकेट होता है तो उतना फंडिंग करेंगे वो आईएमएफ में, तो जितना फंडिंग करेंगे उस हिसाब से उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे आईएमएफ में। ठीक है, सो दिस इज थिंग, कोटा, वोटिंग राइट, दीज आर इंटरलिंक्ड अबाउट दैट। ओके, तो जो कोटास है दे आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो कोटा को स्पेशल ड्राइंग राइट्स की उसमें बताया जाता है, एंड वो 5 करेंसीज में नापा जाता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा फंडा है इसका। ठीक है, तो इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा जनरल एलोकेशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, क्योंकि पहले हमने कुछ टाइम पहले एनालिसिस में कवर किया था कि इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है, कोटाज नहीं बढ़ा रहे इंडिया के। ठीक है, कि भाई इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, वी आर अहेडिंग। ठीक है, बट स्टिल हमारा कोटा नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमारा कोटा नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे ड्राइंग राइट्स इंप्रूव नहीं होंगे। ठीक है, वोटिंग राइट्स इंप्रूव नहीं होंगे। सो दिस इज द इंडिया द हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न कि भाई हम खुश नहीं है स्पेशल ड्राइंग राइट से रिलेटेड, एंड अभी हमारा वैसे भी कोविड-19 का बहुत प्रेशर है, हम नहीं आ रहे तुम्हारे इसमें कोटा एलोकेशन में। ठीक है, जनरल एलोकेशन इज नॉट प्रेफर्ड बाय इंडिया। तो रीजन क्या है कि भाई मेजर लिक्विडिटी इंजेक्शन ताकि करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना कोटा मिलेगा उतना हमें पैसा देना पड़ेगा, तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। तो व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स? स्पेशल ड्राइंग राइट्स मैंने बता दिया आपको, कोटाज आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। सो इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। ठीक है, क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969। तो आईएमएफ बना कब था? 1945 में, पर जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स था वो क्लॉज 1969 में आया था, टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स। ठीक है, उनको सप्लीमेंट करने के लिए कि भाई एक तो तुम्हारे खुद के रिजर्व्स है। ठीक है, मान लो हमने 100 रुपया दिया, ठीक है, आईएमएफ को, उसमें से 75 हमारे खुद के ऑफिशियल रिजर्व्स है, और 25 हमने स्पेशल ड्राइंग राइट्स में दे दिए, कोटा में दे दिए। ठीक है, कि हमारे जो रिजर्व्स है 75 को सप्लीमेंट करने के लिए ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। दिस इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसडीआर इन बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ 5 करेंसी में इसको डिपेक्ट करते हैं, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमिनबी, ये आया है क्वेश्चन, चाइनीज की करेंसी रेमिनबी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। सो दिस इज, इसमें वैल्यूज एक्सप्रेस्ड होती हैं। ठीक है, अभी तक 204.2 बिलियन एसडीआर एलोकेट कर चुके हैं मेंबर्स को। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू 281 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो आप देख लो कि एसडीआर इससे भी बड़ा होता है यूएस डॉलर से। ठीक है, तो यूएस डॉलर्स की अमाउंट ज़्यादा, क्योंकि अभी ज़्यादा ही है, क्योंकि आप खुद सोचो अगर एक रुपये में
75 अप्रोक्स, सॉरी, $1 में 75 रुपीज़ है, तो इसका मतलब डॉलर बड़ा है, तो SDR कम है और डॉलर ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा हो रहे हैं ना, 204 के बजाय 281 बिलियन हमें देने पड़ रहा है, तो SDR बड़ा है, ठीक है। तो रोल ऑफ SDR क्या है? इट इज अ सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई आप 75 से 25 जो ऐड होते हैं, दिस इज अ सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, ठीक है। जो ब्रेटन वुड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तब ये डिवाइस हुआ था, तो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है जिससे आया था IMF, तो ये उसके लिंक में बता रहा है। SDR सर्व इज यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ IMF, ठीक है, तो यूनिट ऑफ अकाउंट है IMF की, जो भी IMF से रिलेटेड एसेट्स है आपकी, वो SDR के फॉर्म में लिखे जाते हैं कि भाई आपका कितना वोटिंग राइट है, वो डिपेंड करेगा आपके SDR पे, विच इन टर्न डिपेंड ऑन द कोटा, ठीक है, कितना आप उसमें वो कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। SDR इज नीदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑफ IMF, ठीक है, ना ही कोई करेंसी है, क्योंकि हमने देखा ना 204 बिलियन 2.2 बिलियन है, पर इसको US डॉलर में ही कन्वर्ट करके करेंसी बनेगी ना, तो इट इज नॉट अ करेंसी, SDR करेंसी नहीं है, ना ही क्लेम है आपका IMF पे, ठीक है, बट रैदर इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्री यूजेबल करेंसी ऑफ IMF मेंबर्स। SDR कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसी, कि भाई आपके पास जितने SDR हैं, मान लो अगर हमारे पास 100 SDR हैं, तो आप उसमें ये जो 5 करेंसीज है ना, किसी में भी आप उसको पोटेंशियली कन्वर्ट करा के अपना SDR विड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग अबाउट SDR। तो रिव्यू का है, इट इज रिव्यूड एवरी 5 ईयर्स और अर्लियर इफ वारंटीड, ठीक है, 2010 में हुई थी, ठीक है, आई थिंक 14th था, 14th उस टाइम पे, अभी 16th चल रहा है, ठीक है, आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट दैट। टू इंश्योर दैट बास्केट रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसीज इन द वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, ताकि वो बताते रहे कि भाई कितना कोटा है, ठीक है। एंड इसमें हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका कोटा एलोकेशन है वो डिपेंड करता है 85% मेजोरिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लॉज मैं आपको बता रही हूँ, 85% मेजोरिटी है ना, जब वो एग्री करेगी तब आपका कोटा चेंज होगा। इंडिया को यही डिसअपॉइंटमेंट थी, उनका कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा, क्योंकि वो इतनी मेजोरिटी हार्नेस ही नहीं कर पाए, 85%। इसमें से क्यों नहीं हार्नेस कर पाए? क्योंकि इसमें से 16% तो US की ही मेजोरिटी है, जो US के कोटाज है वो 16% है, तो जब तक US राजी नहीं होगा तो 85% तो बन ही नहीं पाएगी ना कैलकुलेशंस के अनुसार, तो 84% ही बन पाएगी, अगर वो सबको ही 189 कंट्रीज को राजी कर लेता है और एक US नहीं मानता। सो दिस इज द थिंग कि बहुत रिजिड है चेंज करना, ठीक है, कोटा सिस्टम एलोकेट जो दूसरी कंट्री को होना है, घटाना बढ़ाना, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेजोरिटी। आपको 85% इकट्ठी करनी पड़ेगी, फिर आपका कोटा सिस्टम चेंज होगा, वो आपसे पहले पूछ के होगा, दिस कैन नॉट बी चेंज विदाउट द मतलब एग्रीमेंट ऑफ द अदर कंट्री। सो दिस इज द फैक्ट, 85% मेजोरिटी चाहिए होती है, जिसमें से 16% US की पार्टनरशिप है। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस SDF एंड दिस IMF, कब बना था कब नहीं बना था, ओके। देन लेट्स सी वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया जाता है। हेरिटेज का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत सिग्निफिकेंस हमारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, या इस तरीके की चीज़, ठीक है। थीम क्या है इस बार की? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके हेरिटेज की अमंग द कम्युनिटीज, ठीक है। टोटल हमारे पास 38 हेरिटेज साइट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड आप मुझे, आपके लिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 38 हेरिटेज साइट्स मुझे आप लिख के बताओगे कौन सी है, ठीक है। एंड इंडिया रैंक 6 इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट, 6 मतलब हमारे यहाँ पे 6ठे नंबर पे सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स है। बैकग्राउंड क्या है? 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, इकोमोस ने अनाउंस किया था कि भाई आज से हम 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाएंगे, ठीक है। फिर वो UN जनरल असेंबली ने उसको अप्रूव कर दिया, ठीक है, ऑफ यूनेस्को इन 1983। तब से हम इसको बनाते आ रहे हैं 1983 से। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है? नेचुरल होगी या मैन मेड होगी, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, और ऐसा जगह जो विच रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन, वो हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको कंसिडर करते हैं। ये साइट्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाय UN होती हैं, एंड यूनेस्को, UN और यूनेस्को इन दोनों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। यूनेस्को का क्या मानना है कि भाई ये जो साइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के लिए, एंड इनमें कल्चरल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है। सो दीज कैन बी नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। की फैक्ट्स क्या है? लिस्ट इज मेंटेन्ड, ठीक है, तो ये जो इसकी लिस्ट है वो कौन मेंटेन करता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, एडमिनिस्टर्ड बाय UN यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ठीक है। तो यूनेस्को में वेरियस ब्रांचेस है, तो इसकी एक कमिटी है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जिसका इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है, वो ये लिस्ट मेंटेन करता है, ठीक है।
एंड ईच वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिमेन पार्ट ऑफ लीगल टेरिटरी ऑफ स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है यूएन यूनेस्को उसको ओवरटेक कर लेता है, नहीं, वो लीगल पार्ट उसी कंट्री का रहेगा। एंड वो ऑब्लाइज, यूनेस्को ऐसा मानता है कि उसको वो संजो के रखना चाहिए, उसकी मतलब जो धरोहर है उसको मेंटेन करना चाहिए एंड प्रिजर्व करना चाहिए। टू बी सिलेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट मस्ट ऑलरेडी क्लासिफाइड लैंडमार्क यूनिक इन सम रिस्पेक्ट ऑफ जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल। ठीक है, या तो उसकी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, जैसे कोई हॉटस्पॉट है, ठीक है, एंड मतलब एक जगह का हॉटस्पॉट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ मिल रही है, या फिर हिस्टोरिकली ताजमहल है जैसे, ठीक है, या उसकी कोई बहुत अच्छी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो एंड उसका कोई स्पेशल कल्चरल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, सो दैट इज कंसिडर्ड इन अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस। तो कौन मेंटेन करता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम मेंटेन्स द लिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 38 साइट्स हैं। तो आप मुझे इसका लिख के बताओगे कितने कितनी साइट्स हैं हमारे पास। देन हाउ इज आरबीआई हैंडलिंग ग्रेट लॉकडाउन? ठीक है, तो ये आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का आर्टिकल है एंड इसके आप पॉइंट्स है, ये हर बार लिख सकते हो कि हाउ टू डील विद लॉकडाउन। ठीक है, तो आईएमएफ ने री-क्वेश्चन किया है कि आईएमएफ ने बोला है कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस को जो कोविड-19 से हम फेस कर रहे हैं, सारा वर्ल्ड फेस कर रहा है, उसे ग्रेट लॉकडाउन का नाम दिया गया है। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s में आया था, ठीक है, तो उसको ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता था, अब ग्रेट लॉकडाउन बोला गया है। टोटल एस्टिमेट लॉस कितना बताया जा रहा है? $9 ट्रिलियन का होगा, जो हमारी जीडीपी का 3 टाइम्स है। इतना बताया जा रहा है कि इतना लॉस पॉसिबल है। सो हाउ इज इंडिया टैकलिंग दिस सिचुएशन एंड क्या इम्पैक्ट होगा? हमारी आरबीआई ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, 2 राउंड्स ऑफ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स है, वो देखते हैं हम जो आरबीआई ने लिए हैं, तो उससे हमारा थोड़ा इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। तो फर्स्ट राउंड में आरबीआई ने मेनली क्या किया है? कट द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो मैं आपको मोटा मोटा फंडा बताती हूँ। ठीक है, अभी हम क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस से झेल रहे हैं। ठीक है, सो हम एक डिफ्लेशन में है, डिफ्लेशन, मंदी आई हुई है। ठीक है, तो हमें मंदी से इन्फ्लेशन में लेके जाना है। ठीक है, बिकॉज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो हम डिफ्लेशन में हैं फिलहाल के टाइम पे। तो इसीलिए डिफ्लेशन में क्या फंडा होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने को, और ऊपर से डिमांड नहीं है। ठीक है, तो डिमांड नहीं है तो डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और ऊपर से अभी तो सब लोग घर में कैद है, तो कहाँ से भाई डिमांड बढ़ेगी? ठीक है, तो ये होता है डिफ्लेशन में। ठीक है, तो डिफ्लेशन को फाइट करने के लिए क्या होता है? सबसे पहले हमें मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। दैट मीन्स वी हैव टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट। ठीक है, तो इंजेक्ट लिक्विडिटी के लिए हमें लोन चीप करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि लोन चीप हो जाएंगे तो लोग जाके खरीदेंगे। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए तो हम मार्केट में जैसे आरबीआई नोट छाप के बैंक्स को पकड़ा देगा, ये वाला भी एक तरीका है। ठीक है, वरना हमें लोन चीप कराने पड़ेंगे जिससे लोग आए और वो पैसे अपने मतलब वहां से बैंक से खरीद ले। फिर ठीक है, तो फाइट डिफ्लेशन हमें इजी चीप मनी पॉलिसी बनानी पड़ती है। ठीक है, जिसे हमें सीआरआर एसएलआर, ठीक है, वो हमें डिक्रीज करना पड़ता है। सीआरआर एसएलआर क्या होते हैं कि भाई इतना रिजर्व रेशियो आपको बैंक में रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस है उससे आप जूझने के लिए आप उसको एक्स्ट्रा पैसे को यूज कर सकते हो, मतलब असाइड रखना पड़ता है कुछ पैसा। ठीक है, तो सीआरआर एसएलआर कम करना पड़ेगा। मान लो पहले 100 रुपये रखता था, ठीक है, अब हमें सिर्फ 25 रुपया रखना है। ठीक है, असाइड, तो 75 रुपये वो लोन में घुमा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सीआरआर एसएलआर डिक्रीज करना पड़ता है। रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। ठीक है, एंड या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो भी डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो चीज़ें फिर मैं आपको आगे बताऊंगी रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, और बाकी जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसमें क्या होता है कि आरबीआई बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है, तो अगर आरबीआई बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, इसका मतलब आरबीआई पैसे देगा बैंक्स को या लोगों को। आरबीआई पैसा दे रहा है, इसका मतलब वो इंजेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी इन द मार्केट। वो पैसा देगा, लोग खरीदेंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो और कुछ काम कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल फंडा कि भाई डिफ्लेशन को फाइट करने के लिए आपको इनडायरेक्टली आपको मार्केट में पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बाय एनी मीन्स, चाहे आप लोन सस्ते करो, चाहे आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस कराओ, चाहे आप कुछ भी करो, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस, है ना। इन द फर्स्ट राउंड आरबीआई मेनली कट द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफ्लेशन को फाइट करने के लिए रेपो रेट कट करना पड़ता है। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को टारगेट किया। मैं आपको ये 2 दिन पहले का ये आर्टिकल है, तो आगे मैं बताऊंगी क्या है ये। इन एसेंस थ्रू दीज मेजर्स इन द फर्स्ट राउंड आरबीआई ने क्या किया? रेगुलेटरी फॉरबियरेंस को रेगुलेट किया है। ठीक है, मतलब रिकॉग्नाइज किया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं कि भाई किसी ने लोन लिया, ही इज अनेबल टू रीपे इट। ठीक है, जब तक वो 90 दिन का वेट करेगा, नहीं हो रहा, 90 दिन के बाद उसको एनपीए डिक्लेयर करा जाता है। एंड आरबीआई ने ट्राई किया है टू बूस्ट लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। मैंने आपको लिक्विडिटी का क्या मतलब कि कैश उसने मतलब इंजेक्ट करने की कोशिश की है मार्केट में, ताकि जो बिजनेसमैन है वो स्टार ना करे कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ लगाएं पैसा। ठीक है, तो सेकंड राउंड में आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट को कट किया। ठीक है, बाय द 25 बेसिस पॉइंट। सो रेपो रेट अभी 3.75 है,
सॉरी रिवर्स रेपो रेट 3.75 है, जबकि रेपो रेट 4.4% है। तो अब मैं आपको बता दूं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। ये हो गया आरबीआई, ये हो गया बैंक, ठीक है। जब बैंक के पास पैसा नहीं है, उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, तो बैंक जाएगा आरबीआई के पास, ठीक है। अब आरबीआई के पास अपनी नॉन एसएलआर वाली, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखेगा एज अ कोलेटर, कि भाई ले भाई आरबीआई हमें हमारी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख ले, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ टाइम के लिए हमें पैसा दे दे, ठीक है। मान ले आरबीआई ने उससे 100 रुपया, बैंक को 100 रुपया चाहिए था, तो 100 रुपया दे दिया आरबीआई ने। फिर बैंक अपने कुछ टाइम बाद, 3 महीने 4 महीने बाद, अपनी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगा और आरबीआई को 102 रुपीज दे देगा, ठीक है। तो आरबीआई का मार्जिन बन गया यहाँ पे, ठीक है भाई 102 रुपये आ गया, मेरा इंटरेस्ट इतना लगाया उसने बैंक पे, ठीक है। पर ये इसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। जो 2 रुपए कमाए जिससे जितना भी इंटरेस्ट लगा उसको रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई को पैसा चाहिए, आरबीआई के पास कैश नहीं है, जब वो अपनी नॉन एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज करता है और बैंक से पैसा लेता है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट लागू होगा आरबीआई पे, वो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। मान लो आरबीआई को भी 100 रुपया चाहिए बैंक से, ठीक है। एंड तो फिर ये पहले अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देगा, फिर थोड़े दिन बाद अपनी लेने आएगा, तब बैंक बोलेगा चल भाई 100 रुपये नहीं 102 रुपये दे, ठीक है। तो 102 रुपये देगा एंड वो बन जाएगा रिवर्स रेपो रेट। सो आई होप वी आर क्लियर विद दैट, ठीक है। तो कट कर दिया रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट भी क्लियर कट कर दिया, जिससे क्या होगा, लोन लेना आसान होगा आरबीआई को भी और बैंक्स को भी। तो लोन जितना आसान होगा, बैंक को जितनी सस्ता लोन मिलेगा, वो उतना ही रेप्लिकेट करेंगे कस्टमर्स को भी, तो कस्टमर्स के लिए लोन सस्ता होगा, वो ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे एंड मार्केट के लिए लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, ठीक है। एंड टू अनाउंस अदर लॉन्ग टर्म डेपो ऑपरेशन ऑफ ₹50,000 crores, ठीक है, कि 50%, हाँ ये बोला है कि भाई 50,000 crores का आपको लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन हम देंगे, पर आपको 50% ऑफ दिस अमाउंट बोरोड बाय बैंक, जो भी बैंक बोरो करेगा उसको 50% अमाउंट को एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को देना पड़ेगा, ठीक है। अब एनबीएफसीज को देने का क्या फायदा है, इनका कनेक्शन होता है लोअर मार्जिनल एरियाज में, ठीक है, जिन लोगों को सख्त जरूरत होती है, ठीक है। कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, एमएसएमईज हो गया, उनके साथ होता है, तो उनको पैसे की आजकल सख्त जरूरत है, तो इनके साथ उनका नेक्सस होता है। एंड अगर वो उनको पैसे देंगे तो ये इन्वेस्टमेंट में बूस्ट करते हैं, बिकॉज दे ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट फॉर 37% ऑफ द जीडीपी, एंड उनके पास पैसा जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन इज अबाउट ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जैसे नाबार्ड, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की लिस्ट है, नाबार्ड, सिडबी और नॉन नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, जो आरबीआई से बोरो करते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है, ये आरबीआई से बोरो करते हैं और ये जो एक्स्ट्रा ये क्रेडिट है किसको दे देते हैं, एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो ये वाला काम होता है ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, तो ये उनको पैसा दे देते हैं। एंड स्पेशल रिफाइंस फैसिलिटी फॉर अमाउंट ऑफ 50,000 करोड़, तो बोला है कि हम आपको 50,000 करोड़ तक दे देंगे, आरबीआई ने ये बोला है, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि भाई एमएसएमई और ये जो छोटे तबके की चीजें, इनके पास ज्यादा ये पैसा जाए फिलहाल के टाइम पे। स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग ज्यादा देने की बात की है, ठीक है। किसके तहत देते हैं लोन, स्टेट गवर्नमेंट को वेज एंड मीन्स एडवांसेस फैसिलिटी के तहत, तो उसके तहत बोला है कि हाँ हम आपको ज्यादा लोन दे देंगे। एंड ये जो 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अकाउंट डिसाइड टू ग्रांट मॉरिटोरियम और डिफरमेंट, ठीक है। 90 डेज एनपीए नॉर्म शैल एक्सक्लूड मॉरिटोरियम पीरियड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एनपीए डिक्लेयर पहले 90 डेज पे होता था, अब वो ज्यादा दिन पे डिक्लेयर होगा। सो दिस इज द थिंग। टू इंश्योर लोन गिवन टू रियल एस्टेट दे आर गेटिंग डिलेड ड्यू टू क्राइसिस डू नॉट टर्न इनटू एनपीए। उन्होंने बोला है कि भाई आप अगर लोन डिले हो रहा है, आपका नहीं रीपे कर पा रहे हो, तो वो एनपीए ना बने, इसलिए 1 साल और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, एनपीएस को, कि भाई पहले 90 दिन का होता था, नहीं अब 1 साल तक अगर आप नहीं दे पा रहे तो वो एनपीए कंसिडर होगा अमिड दिस क्राइसिस। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को बोला है कि रिड्यूस लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ठीक है, पहले 100% था, अब 80% कर दिया गया। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स मेंटेन करना पड़ता है, जिसको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बोला जाता है। अब हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं कि भाई हम इनको जिस मर्जी टाइम बेच देंगे, या तो वो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, जिस मर्जी टाइम बेच दे हमें तो प्रॉफिट होगा, हमें पैसा मिल जाएगा। सो दीज आर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, ठीक है, उनको बेच देगा तो वो उनको पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, जब अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आते हैं तब वो बैंक उसको बेच सकता है। तो आरबीआई क्या बोलता है, सर्टेन एचक्यूएलए आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो एचक्यूएलए रखने का उसको कम बोल दिया है, पहले आपको मान लो 100 रखने पड़ते थे, अब आपको सिर्फ 80 रखने हैं, ठीक है। तो ये जो 20 का गैप है, ये 20 हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट बेच सकता है, बेचने के बाद उसको पैसे आएंगे, वो पैसे वो लोन में घुमा के अपना बिजनेस कर सकता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू कैन राइट इन योर आंसर राइटिंग। इम्प्लीकेशंस क्या होगी, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया तो लोन लेना ईजी हो जाएगा कस्टमर्स को भी, तो ये वही राम कहानी है।
लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के बेनिफिट क्या है, ठीक है, लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट में, ठीक है, टारगेट कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को जो सीवियरली हिट है, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, या फिर एमएसएमईज, ठीक है, वो इजीली लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो एमएसएमई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये वाली चीजें टारगेट ज्यादा हो सकती है। एसएलआर एलसीआर रिड्यूस है, जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, तो बैंक के पास ज्यादा कैश होगा डील करने के लिए। तो मैंने आपको एक एक चीज समझा दी आपकी, आई होप वी आर डन विद दिस, ठीक है। देन इज अबाउट वेज एंड मीट एडवांस, आई थिंक, हाँ, तो उसने बोला है, आरबीआई ने अनाउंस किया 60% इंक्रीज इन वेज एंड मीट एडवांस के लिए बोला है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस मूव का, कि भाई जो स्टेट है उनके पास ज्यादा पैसा होगा, ताकि वो इससे मतलब बीटअप कर सके कोरोना वायरस को। वेज एंड मीट एडवांस क्या, टेम्परेरी लोन फैसिलिटीज है प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं तो बोला, आरबीआई बोलेगा आजा आजा मेरे से ले ले पैसे, ठीक है। तो टेम्परेरी लोन फैसिलिटी है टू इनेबल टू मीट टेम्परेरी मिसमैचेस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट में एक इंटरेस्ट पेमेंट, अब गवर्नमेंट लोन ले रही है तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो फिर सेंट्रल बैंक को देना पड़ेगा अगर वो बोरो कर रही है मनी को। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज रेपो रेट, ठीक है। यानी इसका टेन्योर कितना है, 3 महीने तक आप लोन ले सकते हो, ठीक है। डिसाइड कितना होता है कि भाई कितना पैसा देना कितना नहीं देना, 1000 करोड़ देना या 1500 करोड़ देना, वो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया म्यूचुअली डिसाइड करती है, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है, स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1997, पहले ट्रेजरी बिल्स के तौर पे दिया जाता था, ठीक है, टी बिल्स जिसे कहते हैं, टू फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिसिट, पर उसके बाद वेज एंड मीट्स एडवांस आए, ठीक है। तो अगर ये बोला जाता है कि अगर गवर्नमेंट को 3 महीने से ज्यादा पैसे चाहिए होते तो क्या कर सकते हैं, कि तो गवर्नमेंट एक रिकोर्स ले सकते हैं, मतलब एक तरीका होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। ओवरड्राफ्ट मतलब इतना है नहीं पर हम और विड्रॉ करा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना में 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, आपके पास नहीं भी है खाते में पैसे तो आप 10,000 एक्स्ट्रा निकलवा सकते हो, ठीक है। वो आपको 10 कॉन्जिक्यूटिव वर्किंग डेज में बताना पड़ेगा, अगर आपको ज्यादा टाइम के लिए पैसा चाहिए, उसके हिसाब से आपका 2% जितना भी है रेपो रेट से ज्यादा आपको लगेगा। मान लो पहले मैंने आपको 2% पे दिया था 3 महीने के लिए, अब मैं जितने भी दिन आपको चाहिए मैं उसके बाद 4% इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा, तो 2% से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो टाइप ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है, एक तो नॉर्मल है, एक स्पेशल है, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, स्पेशल होता है, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के तहत पहले मतलब लोन देता है आरबीआई। तो स्पेशल में क्या होता है कि कोलेटरल देना पड़ता है सरकार को, ठीक है। कोलेटरल में जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई, वो कोलेटरल रखेगी कि भाई ये रख लो और मेरे को पैसा दे दो, ठीक है। पर जब स्टेट को एग्जॉस्ट हो गई लिमिट, मान लो 100 थी उसके पास, 100 की 100 प्लेज कर दी उसने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसको नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस मिलता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट ऑफ स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज 1% लेस देन रेपो रेट। तो स्पेशल में क्या है कि भाई कोलेटरल दे रहा है, ऐसे तुम्हारा ना फ्री में ले रहा, मेरे ना वो दे रखे तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो 1% लेस पे दे देते, चल ठीक है भाई तूने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी है, ठीक है। पर जो नॉर्मल होता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट में आपको मिलता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग है लिमिट एंड ओवरड्राफ्ट कंडीशन देख लो आप ये, ठीक है। फॉर सेंट्रल लिमिट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 हैज बीन फिक्स्ड एज, मतलब टोटल कितना दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो 1,20,000 करोड़, ठीक है, 1,20,000, इट इज 60% हायर देन 75 फॉर द सेम पीरियड, ठीक है। पहले कितना दिया था, मतलब 2019 एंड 20 के लिए 75,000 करोड़, पर अब बढ़ा दिया है क्योंकि अभी हमें ज्यादा जरूरत है, ठीक है। एंड लिमिट फॉर द सेकंड लास्ट फिजिकल ईयर, ठीक है, पहले इनिशियली वाली में तो था 35,000 करोड़, ठीक है, तो इतना था पर अभी बढ़ा दिया है अमाउंट। फॉर स्टेट कितना बोला गया है, 32,225 करोड़ टिल March 31। ऑन अप्रैल आरबीआई ने अनाउंस किया कि 30% आप ज्यादा कर सकते हो, पर अब उसको टोटल 60% कर दिया कि भैया 51,560 करोड़ दे सकते हो, एंड दिस विल बी वैलिड टिल September 30, ठीक है। सेंट्रल बैंक ने 7 अप्रैल को एक्सटेंड कर दिया कि भाई आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज 14 to 21 कॉन्जिक्यूटिव वर्किंग डेज, ठीक है, कि भाई आप 10 दिन होता था पहले, कि नहीं आप 21 दिन तक आप बता सकते हैं अगर आपको ज्यादा दिन के लिए पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। सो वी आर डन विद दिस। वेज एंड मीट एडवांस आ जाए तो भाई आपको 2 चीजें लिखनी है, स्पेशल एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल और स्पेशल में क्या फर्क है, स्पेशल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज करता है एज अ कोलेटरल, जबकि नॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। देन इज अबाउट किसान रथ मोबाइल ऐप, ठीक है। हमें पता है गेहूं कटने का टाइम है तो लोगों को गेहूं बेचने भी जाना पड़ेगा मंडी में, तो ये किसान रथ मोबाइल ऐप है। तो सरकार बहुत इन्फ्लुएंस हो चुकी है महाभारत से, तो वो रथ है ना जो अर्जुना वाला, अर्जुन सारथी, कृष्णा अर्जुन के सारथी थे, तो वो वाला। तो किसान रथ मोबाइल ऐप, तो रथ में किसान जा रहा है मंडी में बेचने गेहूं, ठीक है। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है, टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन एंड पेरिशेबल ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है। किसने बनाया, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एंड टू फैसिलिटेट फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, ताकि वो सर्च कर सके ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है।
एंड हाँ, वो सर्च कर सकते हैं कौन सी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, एंड रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स भी अवेलेबल है इस चीज़ में, अगर पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, जैसे फूल हो गए किसी के पास, ठीक है, जो फूलों की खेती करते हैं फ्लावर्स की, उनको ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है, ताकि स्टोर करके रखिए। एप्पल्स हो गए, तो इस तरीके की चीज़ है। एप्पल तो नहीं आएंगे अभी, बट जो भी है आप समझ रहे हो। ओके, सो दिस इज द थिंग, एंड आई होप वी आर डन विद दिस। तो आप मुझे बताना, जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड जो इंडिया में है। आई होप वी आर डन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।